हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 17, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे नीट और AIPMT के कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो लास्ट वीडियो में मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 16 में हम लोग देखा था कि जो न्यूमेरिकल नीट या AIPMT में आए थे उसका मतलब 6 न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल मैंने दिखा दिया था। आज देखते हैं कितना होता है न्यूमेरिकल। तो अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, और नहीं तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते आज हम लोगों का लेक्चर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 17। तो आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जितना हो पता है आज देखेंगे एमसीक्यू। और आज का जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ नीट के लिए नहीं, वो अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। 3 blocks A, B and C. 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact. Respectively are in contact. Respectively are in contact on a frictionless surface. On a frictionless surface. as shown. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है इसलिए बोला है as shown. If a force of 14 Newton is applied, if a force of 14 Newton is applied, if a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, on the 4 kg block, then the contact between A and B is, then the contact between A and B is, then the contact between A and B is option A 6 Newton, option B 8 Newton, option C 18 Newton, option D 2 Newton। ये आया है AIPMT 2015, AIPMT 2015। और हम लोगों का जो फिगर इन लोगों ने दिया है ये हो गया 4 kg ब्लॉक बड़ा वाला, फिर एक छोटा वाला, फिर उससे भी छोटा वाला, ठीक है। ये हो गया भाई A B C, ये हो गया फोर्स हम लोगों का 14 न्यूटन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला है तो ट्राई करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. A frictionless surface है as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं force. Then the force between, then the force contact between A and B हो जाएगा। Contact between A and B is मतलब यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, वो F हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मास कितना है, टोटल मास इक्वल्स टू m1 प्लस m2
plus m3 equals to 4 plus 2 plus 1 kg equals to 7 kg। टोटल मास हम लोगों को मिल गया है। तो ये जो ए बी सी 3 ब्लॉक्स है ये एक दूसरे से टच है, मतलब कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग इस ब्लॉक पे 14 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है वो मोशन पे आएगा, मतलब ये पूरा वन सिस्टम होके काम करेगा। तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, acceleration of the system equals to F by m1 plus m2 plus m3। F कितना है 14 और m1 plus m2 plus m3 हम लोग का 7, तो ये हो जाएगा 14/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हम लोगों को क्या मिल गया है? अभी हम लोगों को मिल गया है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का तो एक्सेलरेशन मिल गया है। अभी हम लोगों को फोर्स निकालना है, कांटेक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो कांटेक्ट बिटवीन फोर्स क्या होगा? एफ इक्वल टू हम लोगों का होगा, मतलब ए ब्लॉक इन दोनों ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पर जो हम लोगों का फोर्स होगा, द फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इस क्या होगा? F इक्वल टू m2 प्लस m3 ए। क्योंकि ए ब्लॉक जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका जो मास है वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ए ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ए ब्लॉक बी एंड सी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ए ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ए बी और सी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम लोगों का जो फोर्स है वो होगा m2 प्लस m3, मतलब इसका मास m1, इसका m2, इसका m3। तो m2 प्लस m3 ए, और m2 प्लस m3 कितना है? ए हम लोगों का 2 प्लस 1 और ए का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6 न्यूटन। दैट मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो समझ में आता है कि नहीं? ए ब्लॉक बी एंड सी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो दिस ब्लॉक इज अप्लाइड फोर्स इन बी एंड सी। तो वी हैव टू कंसीडर ओनली मास ऑफ बी एंड सी, देन m2 प्लस m3 ए। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का AIPMT में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a block of mass 10 kg is placed on rough horizontal surface. A block of mass 10 kg, a block of mass 10 kg is placed on rough horizontal surface. On rough horizontal surface. ठीक है, a block of mass 10 kg is placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction mu equal to coefficient of friction mu equals to 0.5. If a horizontal force of 100 Newton, if a horizontal force of 100 Newton is acting on it,
10. Then acceleration of the block will be. Then acceleration of the block will be. Option A 10 meter per second square. Option B 5 meter per second square. Option C 15 meter per second square. Option D 0.5 meter per second square. CBSE PMT 2002. CBSE PMT 2002. चलो देखो, कोशिश करो. A block of mass 10 kg is placed down horizontal surface. तो मान लेते हैं ये हम लोग का है डाउन हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है, मान लेते हैं m. तो m इक्वल टू 10 kg. Having coefficient of friction mu equals to 0.5. If a horizontal force of 100 Newton is acting it, horizontal force F equal to 100 Newton is acting on it, then acceleration of the block will be. इसका acceleration क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फोर्स इस जगह पे काम करता है तो हम लोगों को उल्टी डायरेक्शन पे एक फोर्स काम करेगा, वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स F. देन नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इज F माइनस F. ठीक है, तो हम लोगों को जो नेट फोर्स है वो लाना है. तो नेट फोर्स देखते हैं F डैश इक्वल टू F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f, where small f is the frictional force, where small f is the frictional force. Then f का वैल्यू तो 100 न्यूटन माइनस f इक्वल टू म्यू एम जी. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? f इक्वल टू म्यू एम जी. तो अभी सबका वैल्यू डाल देते हैं. 100 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.5 इंटू एम का वैल्यू है हम लोगों का 10 और जी का वैल्यू है 10. तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 मतलब 50 न्यूटन. ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन लाना है. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ बाई एम. यहां पर क्या होगा? एफ डैश बाई एम. एफ डैश कितना है हम लोगों का? 50. तो लिख लेते हैं 50 और ए कितने, एम कितना है? 10. तो डिवाइड करने से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स ऑप्शन बी. ये आ गया हम लोगों का ऑप्शन बी. ठीक है, देखो इस डायरेक्शन पे फोर्स 100 न्यूटन अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो उल्टी डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एफ काम करेगा और एफ का वैल्यू कितना है? म्यू एम जी. मतलब ये कहां से आया है? फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू आर, और आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन एम जी. यहाँ पर आर क्या होगा? एम जी होगा. नीचे पे डायरेक्ट एम जी काम करेगा तो वहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ इक्वल टू म्यू एम जी. तो वैल्यू पुट कर देने से हम लोग का एफ डैश आ जाएगा. फिर एफ डैश को एम से डिवाइड करने से हम लोगों का ए आ जाएगा. ठीक है, समझ में आई बात? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों को पीएमटी में आए थे और देख लेते हैं, वो भी इजी है. क्वेश्चन नंबर 3. On the horizontal surface of a truck, on the horizontal surface of a truck, on the horizontal surface of a truck, a block of mass 1 kg, a block of mass
1 kg is placed a block of mass 1 kg is placed mu equal to 0.6 and track is moving with acceleration 5 meter per second square and track is moving with speed with acceleration 5 meter per second square. 5 meter per second square. Then the frictional force on the block will be. Then the frictional force on the block will be. ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा. ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 6 न्यूटन, ऑप्शन सी 5.88 न्यूटन, ऑप्शन डी 8 न्यूटन. ये आया है सीबीएसई पीएमटी 2001. CBSE PMT 2001. ठीक है. ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रैक. तो यहां पर हम लोग एक ट्रैक देख लेते हैं. ये हो गया हम लोग का ट्रैक. ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रैक के हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg. तो 1 kg यहां पर प्लेस्ड है. m equal to 1 kg is placed and mu equal to 0.6. यहाँ पर mu जो काम करता है mu equals to 0.6 and the track is moving with acceleration 5 meter per second. जो ट्रैक है इस डायरेक्शन पे a equal to 5 meter per second square से मूव कर रहा है. Then the frictional force on the block will be. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करेगा ब्लॉक के ऊपर. तो यहाँ पर अगर ट्रैक हम लोगों के ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करता है तो ब्लॉक भी ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ मूव करेगा. तो आगे की तरफ ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा F इक्वल टू एम से हम लोग वो निकाल सकते हैं. तो चलो देखते हैं F इक्वल टू एम से हम लोगों का ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है. F इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है 1 kg है. ए का वैल्यू कितना है 5 है. तो ये हो गया भाई 5 न्यूटन. तो 5 न्यूटन कहां पर काम करता है हम लोगों का आगे की तरफ. ठीक है. तो अभी हम लोगों को देखना है फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब F इक्वल टू म्यू एम जी. तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.6, एम का वैल्यू कितना है 1, जी का वैल्यू कितना है 10. तो ये आ गया हम लोगों का 6 न्यूटन. तो देखो अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो F से ज्यादा है. मतलब जो अप्लाइड फोर्स है ब्लॉक के ऊपर उससे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होने से क्या होगा. तो ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा. वो ट्रैक के ऊपर ही रहेगा. वो मूवमेंट पे नहीं जाएगा क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है. तो मतलब हम लोगों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उल्टी डायरेक्शन पे वो इतना ही होगा 5 न्यूटन ही होगा. ठीक है. तो ये जो हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला है ये इसको नाम देते हैं ये है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इसको मूव करने के लिए जितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होता है. ठीक है. तो द ब्लॉक डज नॉट मूव. Static friction equal to backward friction. So the block does not move. Static friction equals to applied force. Applied force equal to
5 न्यूटन। मतलब हम लोग का आंसर आएगा ऑप्शन ए 5 न्यूटन। ठीक है, देखो इस डायरेक्शन पे ए फोर्स मतलब ए एक्सेलरेशन काम करने से इस डायरेक्शन पे काम करेगा F इक्वल टू एन से 5 न्यूटन। लेकिन बॉब को मूव करने के लिए हम लोग को चाहिए 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन तो अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ 5 न्यूटन हो रहा है। तो उल्टी डायरेक्शन पे एक लिमिटेड फ्रिक्शन काम करेगा, वो होगा इसका रिएक्शन। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस तरफ एक्शन मान लेने से दूसरी तरफ रिएक्शन 5 न्यूटन ही काम करेगा। दैट मीन्स इसका ऑपोजिट पे हम लोगों का 5 न्यूटन फोर्स काम करेगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा होता तो क्या करना पड़ता? मान लो कि ये 5 न्यूटन की जगह पे 10 न्यूटन आया है, तो हम लोगों को इसको मूवमेंट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 6 न्यूटन। तो 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 न्यूटन काम करता है कौन सी डायरेक्शन पे? इस डायरेक्शन पे। ठीक है, एज हम लोग का फोर्स जो है उसका फ्रिक्शनल फोर्स से कम आया है, तो सिर्फ उल्टी डायरेक्शन पे हम लोगों का इसका जो है उसका फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। मतलब अप्लाइड फोर्स के फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही काम करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Consider a car moving along a straight horizontal road. Consider a car moving along a straight road. Moving along a straight road. A straight road with a speed 72 km per hour. With a speed 72 km per hour. If the coefficient of static friction, if the coefficient of static friction, if the coefficient of static friction between the tires and the road, between the tires and the road is 0.5. The shortest distance in which the car can be stopped. The shortest distance in which the car can be stopped, in which the car can be stopped, in which the car can be stopped, taking g equal to 10 meter per second square. Taking g equals to 10 meter per second square is option A 30 meter, option B 40 meter, option C 72 meter, option D 20 meter. ये है सीबीएसई पीएमटी 1992। सीबीएसई पीएमटी 1992। ठीक है, कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, ये हम लोग को कंसीडर करना है। विथ अ स्पीड 72 किमी पर आवर, उसका स्पीड दिया हुआ है 72 किमी पर आवर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो लिख लेते हैं स्पीड कितना है, v इक्वल टू 72 किमी पर आवर, मीन्स 72 इंटू 1000 बाय 3600 मीटर पर सेकेंड। तो 2 0 कैंसिल हो गया,
ये हो गया 220 मीटर पर सेकेंड। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.5। यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। द शॉर्टेज डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप, और जी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है शॉर्टेज डिस्टेंस जहां पर कार जो है वो रुकेगा। तो मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है, तो इसके ऊपर हम लोगों का कार है, मान लेते हैं ये कार है। तो कार अगर इतना स्पीड से ज्यादा है तो कार के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F इक्वल टू m फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और कार के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है म्यू एम जी। तो ये होगा म्यू एम जी, ठीक है। और ये क्या है, ये है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब कार का स्पीड को ये मतलब डिक्रीज करेगा। तो रिटार्डिंग फोर्स की वजह से हम लोग क्या करेंगे, आगे में एक माइनस ले लेंगे। तो एम एम कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू क्या आएगा म्यू जी माइनस म्यू जी। तो म्यू का वैल्यू कितना गिवन है 0.5 और जी का 10, तो आता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया भाई हम लोगों का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो मिल गया, तो अभी कार को स्टॉप करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है हम लोगों को v इक्वल्स टू 0 करना है, और इसको दे देते हैं u। देन फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, तो v तो 0 है, u स्क्वायर इक्वल टू 2s एस v इक्वल टू 0। तो s क्या होगा u स्क्वायर बाई 2, u कितना मिला हम लोगों को 10 स्क्वायर बाई 2a। a का वैल्यू कितना आया है 5। तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 10, डिवाइड करने से आ जाएगा 10 मीटर। एंड दिस इज 2s, सॉरी 5 to the 10। तो आंसर तो हम लोगों का आता है, तो यहां पर हम लोगों ने u का वैल्यू कितना बेटा है, सॉरी u का वैल्यू तो है 20, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। 20 होने से ये हो जाएगा 400, तो ये आ जाएगा हम लोग का 40। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी, ये है हम लोग का ऑप्शन बी, मतलब 40 मीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना है, फिर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला डालना है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। वहां से हम लोग को एस जो है वो मिल जाएगा। फिर हम लोग को ए कैलकुलेट करना है कहां से, फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि हम लोग को पता है फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू एम जी, और फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट F इक्वल टू एम ए। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ से ए आ जाएगा। फिर हम लोग अगर इस फॉर्मूला पे डाल दें बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, तो हम लोग को जो है एस इजिली मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा। चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, फिर सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a body of mass is lying in xy plane at rest. A body of mass 4m is lying in xy plane at rest, xy plane at rest. It suddenly explodes into 3 pieces. It suddenly explodes into 3 pieces. It suddenly explodes into 3 pieces, 2 pieces each of mass m, 2
pieces each of mass small m move perpendicular to each other. Move perpendicular to each other. With equal speeds v. With equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion. The total kinetic energy generated. The total kinetic energy generated due to explosion. Due to explosion is option A mv square, option B 3/2 mv square, option C 2 mv square and option D 4 mv square. ये आया है AIPMT 2014. ठीक है, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है 4m, ये पहले रेस्ट में है, फिर ये एक्सप्लोड होके जो 2m जो है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि m इस तरफ आएगा और m इस तरफ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का बीच का एंगल है 90 डिग्री. देखो, इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस. 3 पीसेस पे एक्सप्लोड हुआ है. 2 पीसेस ईच ऑफ मास m मूव्स परपेंडिकुलर टू द स्पीड v. इन दोनों का स्पीड है v. इस डायरेक्शन पे स्पीड है v. ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? मिडिल से जाएगा. ठीक है, तो मिडिल से जाने के लिए मतलब मिडिल से जाने से जो 2m मास है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पे जाएगा, क्योंकि ये पहले रेस्ट पे था अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. तो इन दोनों का रिजल्टेंट जितना भी होगा उस ये इस तरफ होगा, तो ऑपोजिट पे ये मास जो है वो जाएगा. ठीक है, जैसे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो देखो, इन दोनों का इन मास का जो ये 90 डिग्री होने से ये भाई कितना होगा? ये होगा 45 डिग्री. तो ये कितना होगा भाई? 45 डिग्री. तो इस डायरेक्शन पे क्या आ जाएगा? एम भी cos 45 प्लस एम भी cos 45. ऊपर वाला मास के लिए एक एम भी cos 45, नीचे वाला मास के लिए और एक एम भी cos 45. और इस डायरेक्शन पे क्या आएगा? एम भी sin 45. और इस मास के लिए इस डायरेक्शन पे क्या आएगा? एम भी sin 45. जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जो कॉस कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा. मतलब ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम. तो रिजल्टेंट मोमेंटम ए होने से, मोमेंटम मतलब इस साइड पे मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी mb है. तो mb का इस साइड पे क्या आएगा? mb cos थीटा. तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री है. तो इस डायरेक्शन पे आएगा mb cos 45. सिमिलरली इसका भी इस डायरेक्शन पे आएगा mb cos 45, इस डायरेक्शन पे आएगा mb sin 45. तो ये हम लोगों को इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश है. ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा? 2m v डैश. तो इसका मोमेंटम इसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, मतलब 2m v cos 45. तो mm भाई कैंसिल, तो v डैश इक्वल टू cos 45. ठीक है, तो cos 45 कितना है? 1/2 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया हम लोगों का v डैश. तो v डैश आने से हम लोग इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोगों का जो है यहाँ पर तो एक v रह गया है, v cos 45. तो ये होगा v/√2 मीटर पर सेकेंड. अभी हम लोग इजीली टोटल काइनेटिक एनर्जी
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चलो देखते हैं। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हम लोगों को हाफ एम बी स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ 2m v स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर, सॉरी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ 2m v कितना है, v बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मिलके हो जाएगा m v स्क्वायर। तो ए टू कैंसिल है, ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 प्लस m v स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 बाई 2 m v स्क्वायर। एंड ये है ऑप्शन बी। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला। देखो जैसे कि इन दोनों का हम लोगों को कंपोनेंट दिखाना है, तो इस डायरेक्शन पर आएगा एम बी कॉस 45, इसका भी इस डायरेक्शन पर आएगा एम बी कॉस 45। तो ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये ब्लॉक तो पहले रेस्ट पे था, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट और इसका जो मतलब मोमेंटम है ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये रेस्ट पे रहेगा। तो हम लोगों ने ये इक्वल कर दिया है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 2m v इक्वल्स टू, ये दोनों पास करने से आ जाएगा 2m v cos 45। तो इसके साथ इक्वल कर दिया हम लोगों ने, फिर यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया है। तो अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 3 मासेस क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इसके लिए, हाफ एम बी स्क्वायर इसके लिए, हाफ एम बी स्क्वायर इसके लिए। सारा वैल्यू पुट कर दिया, मतलब v का वैल्यू पुट करने से हम लोग को आ गया 3 बाई 2 एम बी स्क्वायर। तो दिस ऑप्शन इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो ये हो गया हम लोगों का बी वाला करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक है। ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये ज्यादातर एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ दूसरा न्यूमेरिकल लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।